नमस्कार दोस्तों, माजी सा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो अपन ने फिजिक्स जो लैब स्टैंड के लिए चल रही है उसमें अपन ने उष्मागतिकी वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो गया था, जिसमें अपन ने बेसिक चीज़ें, उसके बाद किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य वो पढ़ा था। आज पढ़ेंगे किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा। अब निकाय कौन सा होगा, चूँकि अपन उष्मागतिकी पढ़ रहे हैं तो कौन सा होगा, उष्मागतिकी निकाय होगा। ठीक है, उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होगा, उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा। अगर ये यांत्रिक निकाय होता तो अपन क्या बात करते हैं कि भाई इसका वेग कितना है, वेग के कारण ऊर्जा वगैरह वो चीज़ें होती है। अब ये क्या उष्मागतिक निकाय है, इसमें क्या होगी, गैस होगी, कुछ गैस वगैरह चीज़ें ऐसी उस निकाय में, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। तो देखो पहले तो ये जान लो कि भाई आंतरिक ऊर्जा होती क्या है। तो सिंपल से शब्दों में सभी को पता है कि भाई आंतरिक ऊर्जा मतलब उस निकाय के अंदर की ऊर्जा, निकाय के अंदर संचित ऊर्जा। ठीक है, तो किसी निकाय की वह संचित ऊर्जा जिसके द्वारा बाहरी ऊर्जा प्रदान किए बिना निकाय कार्य करने की क्षमता रखता हो, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि भाई कोई निकाय बिना कोई बाहर से ऊर्जा लिए कोई कार्य करने की क्षमता रखता हो, इसका मतलब उस निकाय के पास आंतरिक ऊर्जा है भाई, तभी तो वो कार्य कर पाएगा। अगर निकाय को कुछ कार्य करना है और उस कार्य को करने के लिए बाहर से कोई ऊर्जा नहीं ले रहा, बिना बाहर से ऊर्जा लिए कार्य कर रहा है, तो वो उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी, अंदर से ही तो आएगी। इसका मतलब अंदर कोई ना कोई ऊर्जा है, उसी को बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। तो किसी निकाय की वह संचित ऊर्जा जिसके द्वारा बाहरी ऊर्जा प्रदान किए बिना निकाय कार्य करने की क्षमता रखता हो, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि सिंपल समझो, ये भी समझ सकते हो कि भाई आंतरिक ऊर्जा निकाय के अंदर की जो संचित ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। समझ गए, निकाय के अंदर की संचित ऊर्जा को बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। अब निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा, निकाय की जो कुल आंतरिक ऊर्जा है वो निकाय के कुल गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। निकाय की जो कुल आंतरिक ऊर्जा है वो निकाय के कुल गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ध्यान रखना, निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो निकाय की कुल गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो पहले पढ़ते कि भाई निकाय की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या होती है। कि भाई जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा दो फॉर्म में सेव रहती है, एक तो निकाय की गतिज ऊर्जा के फॉर्म में, एक निकाय की स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। तो सबसे पहले पढ़ते कि भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखो, निकाय होगा तो निकाय में गैस होगी, निकाय में गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं। गैस के अणु क्या करते थे, गति करते रहते हैं। इस गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। बस बात खत्म, ज़्यादा इतना डीप में जाना नहीं है इसके। ठीक है, अपन को मतलब अपना टॉपिक ये नहीं कि पूरा मतलब गैसों के बारे में रीड करना है कि मतलब क्या चीज़ें होती नहीं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये चाहिए अपने को, इसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने को उष्मागतिकी में, ताकि जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चीज़ें कैसे होगी तब काम ईजी होगा। ठीक है, तो निकाय में गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं, इस गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, ये पूरी तरीके से ताप पर निर्भर करती है, ये ताप पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, ताप पर। ठीक है, चूँकि अगर ताप जीरो है तो फिर निकाय के कण वो गति नहीं करेंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगी, समझ गए। तो ये ताप पर निर्भर करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। ताप नियत हो तो गतिज आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहेगी, समझ गए। तो ताप का मान फिक्स है कि भाई नियत है कि इतना ही है तो वो ऊर्जा भी उतनी ही रहेगी। तो बोले ये समझ लो कि ये गतिज आंतरिक ऊर्जा है वो पूरी तरीके से ताप पर निर्भर करती है, केवल और केवल ताप पर। परम शून्य ताप पर इसका मान शून्य होता है। मैंने बताया चूँकि ताप पर निर्भर करती है तो ताप जब परम शून्य होगा, परम शून्य यानी कि केल्विन में जीरो हो जाए। ठीक है, 0 केल्विन, तो परम शून्य ताप पर इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि परम शून्य मतलब 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन, तो परम शून्य ताप पर इसका मान शून्य होता है। रीजन क्या है, क्योंकि परम शून्य ताप पर गैस के वेग का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VRMS 0 होता है। कि भाई जो चूँकि ताप 0 होगा तो आपको पता है जब गैस के अणु गति करते हैं तो उनका एक वर्ग माध्य मूल मान भी आता है, आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत, कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने VRMS वगैरह वो चीज़ें निकाली होगी, वर्ग माध्य मूल मान वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो चूँकि होता क्या है कि जो वेग होता है ना, गैसों का वेग वो डिपेंड करता है
वो एक्चुअली उस वेग को वर्ग माध्य मूल मान के रूप में शो करते हैं कि भाई सारे पूरी गैस का वेग आप निकालोगे कैसे, एक कण ऐसे जा रहा है, एक कण ऐसे जा रहा है, एक कण ऐसे 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 ऐसे, तो उन सभी का क्या किया जाता है, वर्ग माध्य मूल मान निकाला जाता है और उसी मान को माना जाता है गैस का वेग। उस वर्ग माध्य मूल मान को ही गैस का वेग माना जाता है। और चूंकि उस स्थिति में उस वर्ग माध्य मूल मान का जो वैल्यू है वो क्या होता है, शून्य होता है, इसीलिए परम शून्य ताप पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, एक ही याद रखना है, मेन पॉइंट ये है कि भाई गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करेगी। बस ताप बदलेगा तो गतिज ऊर्जा बदलेगी, ताप नियत है तो गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी। बस ठीक है। अब बात आती है स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात आती है? स्थितिज ऊर्जा की। तो गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। क्या होता है? गैस के अणुओं के मध्य, जो गैस है उसके अणु है, अणुओं के मध्य क्या करेगा, अंतराण्विक आकर्षण बल होगा। क्या होता है? अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण उनमें स्थितिज आंतरिक ऊर्जा संचित होती है। ठीक है। जहाँ कहीं भी देखो, जहाँ कहीं भी, जैसे कि आपने अगर आवेश के बारे में, आप अपने चैप्टर में टॉपिक नहीं है, सॉरी अपने सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक, लेकिन आवेश Q1 है, Q2 है, तो दोनों एक दूसरे के आकर्षण में है, तो दोनों की कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। उसी प्रकार ये जो अणु है उनकी भी क्या होता है, आकर्षण बल के कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ठीक है। जिसका मान अणुओं के मध्य की दूरी तथा आकर्षण बल पर निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जानना कि भाई गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है और स्थितिज ऊर्जा जिसका मान अणुओं के मध्य की दूरी तथा आकर्षण बल पर निर्भर करता है, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। समझ गए? ये है सारा सार। इसका सार यही है कि भाई जो कुल आंतरिक ऊर्जा है वो गतिज प्लस स्थितिज का योग होता है। गतिज ताप पे डिपेंड करती है और स्थितिज अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है। ये अंतराण्विक आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? दूरी पर। भाई दूरी कम होगी तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा, दूरी ज़्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा। ठीक है। तो कुल मिला के मेन फैक्टर क्या है इसमें? स्थितिज ऊर्जा में मेन फैक्टर है अंतराण्विक आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा में मेन फैक्टर है ताप। समझिए, कि ताप जीरो तो गतिज ऊर्जा जीरो, और अगर यहाँ पर अंतराण्विक आकर्षण बल जीरो है तो स्थितिज ऊर्जा जीरो। समझ गए? अब देखो आदर्श गैस। आदर्श गैस तो आप सभी जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, PV NRT। ठीक है। तो देखो आदर्श गैस में क्या होता है, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है, अतः इसकी स्थितिज आंतरिक ऊर्जा शून्य होती है। चूँकि स्थितिज आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? आकर्षण बल पर अणुओं के मध्य। और क्योंकि आदर्श गैस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है तो क्या होगा, इसकी स्थितिज आंतरिक ऊर्जा शून्य होती है। तो स्थितिज आंतरिक ऊर्जा शून्य हो गई, इसका मतलब अतः आदर्श गैस की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा इसकी गतिज आंतरिक ऊर्जा ही होती है। समझ गए? क्योंकि भाई किसी भी गैस के लिए कुल ऊर्जा उसकी गतिज प्लस स्थितिज दोनों का योग होती है, लेकिन यहाँ पर स्थिति जीरो है तो जो कुल ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी? गतिज के बराबर। और गतिज किस पर डिपेंड करता है? ताप पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। इसका मतलब आदर्श गैस की सारी ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? ताप पर, जो कि केवल ताप पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा हमेशा और हमेशा ताप पर निर्भर करेगी, क्योंकि उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा ताप पर ही निर्भर करती है। ठीक है। परंतु वास्तविक गैस में गतिज तथा आंतरिक दोनों ही ऊर्जा होती है। एक बात ध्यान रखना, अपन जो मोस्टली न्यूमेरिकल करेंगे वो आदर्श गैस मान के ही करते हैं। ठीक है। अपन जो आगे जो भी चीज़ें करने वाले वो आदर्श गैस मान के करने वाले। ठीक है। हाँ, वास्तविक गैस में गतिज तथा आंतरिक दोनों ही ऊर्जा होती है। वास्तविक गैस में क्या होता है भाई? गतिज भी होती है और ये क्या बोलते हैं, गतिज तथा, एक मिनट शायद स्थितिज लिखना था यहाँ पर। वास्तविक गैस में गतिज तथा स्थितिज, हाँ, वास्तविक गैस में गतिज तथा स्थितिज दोनों ही ऊर्जा होती है। समझ गए? क्योंकि वास्तविक गैस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल रहते हैं, इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी आएगी यहाँ पर। तो वास्तविक गैस में गतिज तथा स्थितिज दोनों ही ऊर्जा होती है। यदि ताप को नियत रखते हुए, अब देखो
ताप को नियत रखते हुए वास्तविक गैस को ऊष्मा दी जाए। आप कहोगे सर ऊष्मा देंगे तो ताप बढ़ेगा, तो कुछ चीज़ें होती है, लेकिन क्या कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे माध्यम या कुछ भी मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करके आप ताप को नियत रख सकते हो। इवन दो उस ऊष्मा मिल रही है लेकिन आप ताप को नियत रख सकते हो। इस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, चीज़ें होती है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा डीप में सोचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ PhD करने वाले नहीं है। तो यदि ताप को नियत रख देंगे, मतलब ताप किसी बाहरी माध्यम से या फिर बाहर से कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाए कुछ भी करके ये मान लिया कि ताप को नियत रखा जा रहा है, ताप को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। समझ गए? ये सेम ऐसी चीज़ है जैसे कि एक मतलब ये मान लो कि ये एक पानी का टब है, पानी का टब है, ठीक है, और इसमें मैं एक साइड से तो पानी दे रहा हूँ, और अब मैं बोलूँगा कि भाई मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि पानी के लेवल को नियत रखते हुए मैं इसको पानी दे रहा हूँ, मतलब टब में पानी के लेवल को नियत रखते हुए पानी दे रहा हूँ। आपको सर पानी दे रहे हो तो लेवल तो बढ़ेगा ना, क्या मैं इस साइड से पानी को बाहर नहीं निकाल सकता? अगर मैं इस साइड से बाहर निकाल दूँ तो लेवल तो सेम ही रहेगा। तो इसी प्रकार का कुछ मतलब इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है उसके बारे में डीप में, बस। तो यदि ताप को नियत रख दोगे, माना कि भाई ताप को नियत रखा जा रहा है और अपन क्या कर रहे हैं, वास्तविक गैस को ऊष्मा दी जाए, वास्तविक गैस को ऊष्मा दी जाए, ठीक है। ऊष्मा देना मतलब एक प्रकार की ऊर्जा देना, समझ गए? तो क्या होगा, तो चूंकि यह ताप नियत है, ताप को आप नियत रख रहे हो, तो ताप को नियत रख रहे हो तो गतिज ऊर्जा में बदलाव नहीं होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा तो नियत ही रहेगी। गतिज ऊर्जा में कुछ भी बदलाव नहीं, गतिज ऊर्जा में बदलाव तभी होगा जब ताप बदलेगा। लेकिन आपने पहले ही बोल दिया कि हम ताप को नियत रख रहे हैं, जो जब ऊष्मा दे रहे हैं ना, ताप को क्या नियत रख रहे हैं, तो फिर ऊष्मा जाएगी कहाँ, वो ऊष्मा जाएगी उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में। लेकिन आंतरिक ऊर्जा में गतिज तो नियत है, तो जाएगी किसके पास, स्थितिज के पास, ठीक है। परंतु स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कुल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। समझ गए कि भाई यदि ताप को नियत रखते हो, यदि आप वास्तविक गैस को, यदि ताप को नियत रखते हो वास्तविक गैस को ऊष्मा दी जाए, तो अब ये बात यदि आदर्श गैस के लिए बोले, आदर्श गैस के लिए बोले तो फिर यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आदर्श गैस में तो स्थितिज ऊर्जा होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वास्तविक गैस में चूँकि स्थितिज ऊर्जा होती है, और यदि ऐसा मान लिया जाए कि भाई ताप को नियत रख रहे हैं, ताप को नियत रखते हुए ऊष्मा दे रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा तो बदलेगी नहीं, क्योंकि ताप नियत रख रहे हैं, तो वो दी गई ऊष्मा जाएगी कहाँ, वो जाएगी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, परंतु स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कुल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ऊष्मा प्राप्त होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन वो किस फॉर्म में होगी, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, चूँकि गतिज नियत रहेगी, चूँकि ताप नियत है। किस केस में, वास्तविक गैस के लिए। समझ गए? चलिए, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आंतरिक ऊर्जा के बारे में। इनमें से मेन पॉइंट आपको फैक्ट याद रखने हैं। फैक्ट क्या कि भाई मेन तो यही है, ये समझ लो कि भाई आदर्श गैस में सारी की सारी ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा ही होती है। समझ गए? मोस्टली तो न्यूमेरिकल में यही काम आता है, और वो पूरा किस पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ना है स्वतंत्रता की कोटियाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम जो स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं, कोटि या कोटियाँ, वो मतलब एक्चुअली आपके कोई सेपरेटली टॉपिक मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि जब आप कार्य निकालोगे तो उसमें एक फैक्टर आएगा एप आता है, ठीक है। F/2 RT वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें आती है, जहाँ पे उस ऐप को समझना जरूरी है। वो ऐप क्या है, वो ऐप ही क्या है, स्वतंत्रता की कोटियाँ है। एक्चुअली में ये टॉपिक आता तो उसमें KTG यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत में ये टॉपिक आता है। लेकिन चूंकि इसका थोड़ा बहुत नॉलेज अपने को होना जरूरी है, ताकि अपन जब भी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो अपने को दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस समझना है कि चीज़ें क्या है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि भाई गैस के अणुओं की स्थिति, विन्यास तथा कुल गतिज ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का आप अपने को PhD नहीं करना है, पोस्टमार्टम नहीं करना है, सिंपल सा है भाई कि भाई गैस के अणुओं की स्थिति को दिखाने के लिए, विन्यास को दिखाने के लिए और उनकी गतिज ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए कोई स्वतंत्रता निर्देशांक चाहिए कि भाई उनकी कुछ फिक्स संख्या होती है, कुछ मान होता है, कुछ वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। स्वतंत्रता की कोटियाँ 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आगे मैं पढ़ाऊँगा ना, चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। स्वतंत्रता की कोटियाँ 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्थानांतरण की, दूसरा होता है घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियाँ, तीसरा होता है कंपन की स्वतंत्रता की कोटियाँ। तो चलिए तीनों पढ़ते हैं, स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन, ठीक है। अब देखो
तीन संरचना की कोटियाँ होती है। एक क्या होता है स्थानांतरण की कोटियाँ। तो स्थानांतरण की जो कोटियाँ है उसमें वो क्या होती है, जैसे कि स्थानांतरण गतिज ऊर्जा के लिए कुल संरचना की कोटियाँ 3 होती है। 3 मतलब कैसे, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में। 1/2 mv(x²), 1/2 mv(y²), 1/2 mv(z²). ठीक है, तो स्थानांतरण के संगत संरचना की कोटियाँ कितनी होती है, 3 होती है। मैक्सिमम कितनी होती है, 3 होती है। और तो गुणन के संगत, तो गुणन की संगत भी कितनी होती है, 3 होती है। इसका संगत भी 3 और इसका संगत भी 3। इसमें ये 1/2 I(x⍵²) z y और z। ठीक है। तीसरा होता है कंपन की कोटियाँ। क्या होता है, कंपन की कोटियाँ। तो कंपन की संरचना की कोटियाँ 2 होती है। कंपन की संरचना की कोटियाँ कितनी होती है, 2 होती है। तो टोटल कितनी होगी, 3 और 3 6 और 2 8। टोटल कितनी संरचना की कोटियाँ होती है, 8 होती है। ठीक है, तो 8 में से हम कितनी यूज लेंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कंपन की संरचना की कोटियाँ 2 होती है। एक कंपन की स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होती है कंपन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, बाकी चीज़ें भूल जाओ इसके बारे में। कंपन की कोटियाँ केवल उच्च ताप, बड़ा हो किससे, 5000 केल्विन से, मतलब बहुत उच्च ताप होना, बहुत ज़्यादा, के लिए ही प्रभावी होती है, सामान्यतः प्रभावी नहीं होती। तो नॉर्मली अपने को न्यूमेरिकल्स में इस जो कंपन की कोटियाँ वो काम में नहीं लेना है। ठीक है, कंपन की कोटियाँ अपन काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ताप ये कब काम में आ सकती है, जब आपको ऐसा कुछ सवाल दे दे कि बहुत ताप बहुत उच्च है, तो इस कंपन की 2 कोटियों को अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली नहीं लेंगे। तो कंपन की कोटियाँ केवल उच्च ताप ग्रेटर दैन 5000 केल्विन के लिए ही प्रभावी होती है, सामान्यतः प्रभावी नहीं होती है। ठीक है, देखते रहिए आगे जाके चीज़ें। लास्ट में मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस जो पढ़ाया उसका मतलब क्या है वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहिए। अब देखो आपको पता है कि भाई टोटल संरचना की कोटियाँ कितनी है, 8 है। 3 स्थानांतरण, 3 घूर्णन और 2 कंपन। तो 2 ये कंपन वाली तो भूल जाओ, क्योंकि वो तो कब इफेक्टिव होगी, कब इस पिक्चर में आएगी, जब ताप बहुत ज़्यादा हो। तो ताप इतना ज़्यादा होने वाला नहीं है। हाँ, किसी प्रश्न में, किसी स्पेशल केस में दे दे कि ताप बहुत ज़्यादा है, तो आप 2 को मैच करना है। ठीक है, बहुत ही उच्च ताप, मतलब ऐसे नॉर्मली मतलब ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि 6 ही मान के आपको चीज़ें करनी है, 2 को तो आपको इग्नोर ही करना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ताप 5000 केल्विन अगर आपको ऐसे मेंशन करके दे दे कि भैया 5000 केल्विन या फिर इतना केल्विन, इतना ज़्यादा, तो बात अलग हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली अपन अपने पास अब 6 ही है। ठीक है, 2 को भूल जाओ, गुणन वाली 2 भूल जाओ। कितनी रही, 6। अब 6 में से किसको कितनी मिलेगी, किसकी संरचना की कोटियाँ कितनी होगी, वो अपन पता करते हैं। ठीक है, तो एक होता है एक परमाणविक गैस, यानी कि सिंगल एटॉमिक, यानी कि मोनो एटॉमिक, मतलब एक परमाणविक गैस, ऐसी गैस जिसमें एक ही होता है परमाणु। जैसे हीलियम, हीलियम में सारे क्या है, हीलियम ही होते हैं। नियोन में सारे नियोन ही होते हैं। आर्गन में सारे ऑर्गन ही होते हैं। तो इनके लिए संरचना की कोटियाँ क्या होती है, एफ मोनो एटॉमिक कितना था, 3 होता है। ये एफ क्या करता है, शो करता है संरचना की कोटियाँ। एफ क्या शो करता है, संरचना की कोटियाँ, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं एफ, समझ गए। तो एफ मोनो एटॉमिक 3 होगा। इसमें 3 किसके कारण होगा, केवल स्थानांतरण की कोटियाँ होगी। मोनो एटॉमिक में केवल स्थानांतरण की कोटियाँ होगी, घूर्णन की 0 होगी। समझ गए, घूर्णन की कोटियाँ क्या होगी, 0, केवल और केवल स्थानांतरण की कोटियाँ होगी। समझ गए, घूर्णन की कोटियाँ नहीं होगी। घूर्णन की कोटियाँ 0 क्यों होती है, इसके पीछे भी रीज़न है, लेकिन अपने को समझने का नहीं है। ठीक है, मुझे आता है लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब अभी बता के आपको टाइम वेस्ट करने का नहीं, आपको कंफ्यूज करने का नहीं। जो काम की चीज़ है उस पर फोकस करो। ठीक है, अभी अपने को रहना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड। पता है सक्सेस का मतलब एक सबसे बड़ा ये होता है रूल कि भाई आपको जो एग्जाम देना है ना, उसके एग्जाम में क्या चाहिए उस चीज़ पे अच्छे से फोकस करो। बाकी नॉलेज तो बहुत भरा पड़ा है दुनिया में। ठीक है, नॉलेज तो बहुत भरा पड़ा है, तो सभी अपन ले नहीं सकते। अपने को अभी क्या जरूरी है उस पर फोकस करना। ठीक है, तो एफ मोनो एटॉमिक यानी 3, केवल स्थानांतरण की कोटियाँ होती है, घूर्णन की 0 होती है। ठीक है, आपको पता ही रखना, सिर्फ एक अगर मोनो एटॉमिक आपको बोल दिया जाए कि ऐसे बोल दें कि जो गैस दी गई है, जो निकाय में गैस है, वो क्या है, एक परमाणुक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसके लिए आपको F बराबर 3 लिखना है, बस बात खत्म। ठीक है, एक होता है द्विपरमाणुक, तो द्वी यानी कि डाई एटॉमिक, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये क्या है, डाई एटॉमिक है, ये क्या है, डाई एटॉमिक। समझ गए, इसमें मतलब N2O2 ऐसे होता है, इसमें N और N मिल के बनाते हैं और इसमें O और O मिल के बनाते हैं। ठीक है, तो के लिए संरचना की कोटियाँ, तो इनके लिए होती है, डाई एटॉमिक के लिए होती है टोटल 5 होती है। टोटल कितनी होती है, 5। 3 तो स्थानांतरण के कारण आती है और 2 आती है घूर्णन के कारण। समझ गए भाई, टोटल अपने पास पीछे रह कितनी, 6 रह गई, कि 2 को तो अपने कर लिया इग्नोर, होती कितनी 8, 2 जो कंपन की होती है उनको इग्नोर कर दिया,
क्योंकि वो उच्च ताप पर होती है प्रभावी, नॉर्मली वो पिक्चर में नहीं आती। तो पीछे कितनी रही 6, तो 6 में से 3 तो इसमें स्थानांतरण के कारण आएगी और 2 गुणन के कारण, तो टोटल रहेगी 5। ठीक है, इसमें गुणन वाली 0 होगी तो केवल कितनी रहेगी 3 रहेगी। एफ डाई एटॉमिक 5। अब होता है 3 परमाणु से मिलकर बनी गैस। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, यदि रेखीय संरचना हो, यदि संरचना कैसी हो, रेखीय यानी कि CO2 क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। ठीक है, C बीच में होता है, O इस साइड। ठीक है, ऐसे होता है ना, ऐसे, तो ये रेखीय संरचना होती है। ठीक है, वैसे आपको मतलब क्वेश्चन में ऐसे मेंशन करके दिया होगा कि ये सिंगल है या फिर मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, कैसे वो आपको मेंशन करके दिया होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ याद रखना है कि मोनो एटॉमिक तो 3, डाई एटॉमिक 5, मोनो एटॉमिक 3, डाई एटॉमिक 5 और त्रिपरमाणु गैस है तो उसमें रेखीय संरचना हो तो कितना होगा 5। कौन सा 3, कौन सा 3 ये स्थानांतरण और 2 गुणन, 3 स्थानांतरण 2 गुणन, कितना होगा 5। यदि अरेखीय संरचना है तो कितना होगा 6 किस कारण 3 + 3 यानी 3 स्थानांतरण और 3 गुणन, इसमें सारी आ जाएगी। तो अरेखीय में कितना होगा 6 बस। तो आपको मेन फोकस क्या करना है, याद क्या रखना है, मोनो के लिए क्या होगा, मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5, फिर आते हैं 3 परमाणु वाला, तो उसमें रेखीय के लिए 5 और अरेखीय के लिए 6। समझ गए, रेखीय के लिए 5 और अरेखीय के लिए 6। नॉर्मली तो यहाँ तक ही काम खत्म हो जाता है, मोनो के लिए 3 और डाई के लिए 5 बस, मोनो के लिए 3 और डाई के लिए 5। फिर अगर 3 का दे दिया जाए तो 5 रेखीय के लिए और 6 अरेखीय के लिए। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल सम ऊर्जा विभाजन नियम। ठीक है, तो भाई मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने ये बोला कि भाई गैस के अणु में प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत गतिज ऊर्जा का मान, जैसे कि एक गैस होती है उसके अंदर बहुत सारे अणु होते हैं, एक गैस होती है उससे बहुत सारे अणु होते हैं। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ एक अणु की, किसकी बात कर रहा हूँ, एक अणु की। तो उस एक अणु में, गैस के अणु में प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, Ke = 1/2 kT। एक गैस जिसमें बहुत सारे अणु, और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक अणु की, तो उस एक अणु है उसकी भी बहुत सारी स्वतंत्रता की कोटियाँ होगी। जो एक अणु होगा उसकी भी क्या होगी, बहुत सारी स्वतंत्रता की कोटियाँ होगी। तो उनमें से प्रत्येक कोटि के संगत, किसके, प्रत्येक कोटि के लिए गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, K = 1/2 kT। K = 1/2 kT। T क्या है, ताप है, T ताप है, और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक है, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T ताप है। ठीक है, लिख लेना आप। ठीक है, यदि अणु की कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ F है, मैंने माना कि भाई अणु की कुल स्वतंत्रता की कोटि F है, तो अणु की कुल ऊर्जा क्या होगी, Ke टोटल F/2 kT। किसके लिए, एक अणु के लिए। समझ गए, ये क्या थी, एक स्वतंत्रता की कोटि के लिए, ये थी पूरे एक अणु के लिए कि भाई एक अणु में F स्वतंत्रता की कोटियाँ है, तो टोटल क्या हो जाएगी, F × 1/2 kT, तो ये हो जाएगा F/2 kT। अब मैंने माना कि भाई गैस में तो क्या होता है, बहुत सारे होते हैं अणु, गैस में अणु बहुत सारे होते हैं। तो यदि गैस के कुल अणुओं की संख्या n है, कुल अणुओं की संख्या n है, तो गैस की कुल गतिज ऊर्जा, गैस की कुल गतिज ऊर्जा तो क्या होगी, Ke गैस बराबर n से गुणा कर दो इंटू F/2 kT। अब देखो K जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका मान होता है R/Na। R क्या है, गैस का सार्वत्रिक नियतांक होता है। PV = nRT आप पढ़ते हो, जिसमें R क्या होता है, गैस नियतांक होता है, गैस का सार्वत्रिक नियतांक। तो R/N एक क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या 6.02 × 1023। ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो K = R/Na होता है। K बराबर क्या होता है, R/Na। Na कितना होता है, Na को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, 6.02 × 1023। तो R/Na। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, इस K की जगह मैंने रख दिया R/Na। मैं Na को यहाँ लेके आ गया, देखो इस n के नीचे लेके आ गया, मैंने K की जगह रखा R/Na, तो मैं Na को यहाँ लेके आ गया। अब देखो n/Na, तो आपको पता है जो किसी भी गैस के यदि कुल अणु में आप यदि अवोगाद्रो संख्या से भाग देते हो, n से भाग देते हो, क्या निकल के आता है, मोल निकल के आता है, गैस के कुल मोल निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n/Na क्या हो जाएगा, n के बराबर है। n क्या है, गैस के मोल, गैस के मोल।
कि भाई कितने मोल गैस है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने? मोल कॉन्सेप्ट क्या, सिंपल सी बात वही तो है कि भाई मैं बोलूँ अगर मेरे पास कितने केले हैं, 24 केले, तो एक जो होता है दर्जन, उसमें कितने केले होते हैं, 12। एक दर्जन में 12 केले, तो मैं 12 से भाग दे दूँ तो मेरे पास कितने दर्जन मालूम पड़ जाएगा, 2 दर्जन। सेम का सेम यहाँ पर ये मेरे पास कितने अणु टोटल, n है। और अगर एक मोल के हिसाब से देखें तो एक मोल में 6.02 तो इसके 23 अणु होते हैं, तो उतने से भाग कर दो तो टोटल मोल कितने हैं वो अपने को मिल जाएंगे। समझ गए? सेम इसी प्रकार 24 केले हैं, तो 24 में 12 का भाग दोगे तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कितने दर्जन केले, सॉरी कितने दर्जन है, 2 दर्जन। समझ गए? ऐसे तो ये n क्या हो जाएगा, गैस के मोल, तो k ही गैस। अब लास्ट में क्या आएगा, यही अपने को काम है, बस इससे ही मतलब है मेन। तो बाकी ये इतना मतलब ठीक है समझने के लिए। बाकी मेन जो अपने को चाहिए था, जो अपन पीछे से पिछले 20-30 मिनट जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे का कारण ये था, के ई गैस इज इक्वल टू n F/2 RT, ये अपने को चाहिए था। ठीक है, अब देखो बोर्ड पे, तो लास्ट में क्या है, अतः n मोल अगर आपको दे दिया जाए कि भाई n मोल गैस है, 10 मोल गैस है, 20 मोल गैस है, तो अतः n मोल गैस की कुल गतिज ऊर्जा के टोटल बराबर F/2 nRT, F/2 nRT। समझ गए? काम सिंपल हो गया। यही फार्मूला अपने को चाहिए था, के टोटल इज इक्वल टू F/2 nRT। वो फार्मूला कैसे है मैंने बता दिया आपको, बाकी वो R/N है। ठीक है, वो क्या होता है, के बराबर होता है। वो चीज़ें तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ठीक है, के बराबर क्या होता है, R/Na, जहाँ पर R क्या है, गैस नियतांक होता है, N क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये संबंध आपको केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो ये देख लो, के इज इक्वल टू R/Na होता है, बस ध्यान रख लो। तो के टोटल इज इक्वल टू क्या आया, F/2 nRT, बस यही काम का मेन। के ई टोटल यानी गतिज ऊर्जा, गैस की कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी, F/2 nRT। गैस की कुल गतिज ऊर्जा F/2 nRT। अब देखो, अब मैं पूछूँ कि आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। अगर पूछा जाए कि भाई आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, तो देखो आपको मोस्टली जो सवाल है ना वो आदर्श गैस मान के ही करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चूँकि आदर्श गैस में स्थिर ऊर्जा 0 होती है, स्थिर ऊर्जा 0, तो जो भी पूरी ऊर्जा होगी U, आंतरिक ऊर्जा को बोलेंगे U, आंतरिक ऊर्जा को U। ठीक है, तो किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर। समझ गए? और गतिज ऊर्जा कितनी है, F/2 nRT। तो अब देखो यहाँ से ये टोटल और टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है, F क्या है, फिक्स है भाई। संरचना की कोटि यदि मैंने एक बार एक गैस ले ली तो उसके लिए F फिक्स है। n मोल यानी कि 10 मोल ले ली तो गैस 10 मोल ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो F भी फिक्स है, n भी फिक्स है, R भी फिक्स है। ये क्या नियत है सारे कि बदल कौन सकता है, ताप बदल सकता है। ताप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ताप बदल सकता है, इसका मतलब क्या है कि जो आदर्श गैस की तो कुल ऊर्जा और गैस की गतिज ऊर्जा ओनली फॉर ताप पर ही निर्भर करती है। समझ गए? बाकी कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किस पे ऊपर निर्भर करती है, ताप पर। तो और अपन जो पढ़ेंगे उसमें अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आदर्श गैस मान के ही करेंगे। तो इसका मतलब अपने क्या हुआ कि भाई आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ये किसके लिए अपन जो सवाल करेंगे वो, क्योंकि सवाल में अपन मैक्सिमम आदर्श गैस ही मान के चलेंगे। अगर आपको कई बार दे दिया कि भाई नहीं ये आदर्श गैस नहीं है, वास्तविक गैस है, तो फिर ये लाइन सत्य नहीं होगी। आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। किसके लिए, आदर्श गैस के लिए। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप पर निर्भर करेगी। समझ गए? बस, तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर अगली बार से अब अपन आंतरिक ऊर्जा पढ़ लिया, अपन ने कार्य क्या होता है वो पढ़ लिया, तो अगली बार से अपन रेडी है पहला नियम पढ़ने के लिए, प्रथम नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन ऊष्मागति का प्रथम नियम। वैसे अपन ने प्रथम नियम पढ़ ही लिया, समझ लो ये पढ़ लिया, मतलब प्रथम नियम खत्म हो गया, फिर कुछ रह नहीं गया, लेकिन फिर भी अच्छे से उसको डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।